नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखी मठ से आज सुबह गंगोत्री धाम में पहुंची, जहां पहुंचकर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त के बेला पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। बता दें कि चार धाम यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन दोनों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिले। और शासन प्रशासन को सहयोग में तमाम देश और प्रदेश के श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 1999 में मैंने अयोध्या में देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जो भारत का नहीं बल्कि दुनिया का अध्यात्म है, संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत और इस माटी के लाल जब हमारे बीच में आए। मैं अभी 2021 में 16 अक्टूबर को अयोध्या गया था और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। तब मैंने वहां देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे और मन बड़ा कष्ट में आया। बहुत मन में एक मैं कहूँ कि उदासी सी कि जिनके बारे में हम इतने समय से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला रास्ता देखते रह गए, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं आया। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के योगी जी के कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम थांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए, लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और
वहाँ से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहाँ पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। उनके उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर योगी आदित्यनाथ ने अपना कोई योगदान नहीं दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ यदि भाजपा के लीडर के तौर पर उत्तराखंड आए हैं तो भाजपा उनका स्वागत करें। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड को कोई सौगात नहीं दी। बड़े भाई होने के नाते उत्तर प्रदेश ने अपने छोटे भाई उत्तराखंड को परिसंपत्तियों के बंटवारे में कोई योगदान नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते उत्तराखंड आ रहे, भाजपा वाले स्वागत करें, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तराखंड के साथ उनका व्यवहार कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। परिसंपत्तियों के बंटवारे में अगर आप कहेंगे कि उन्होंने अगर बड़ा दिल दिखाया होता बड़े भाई का कि उत्तराखंड में जो भी परिसंपत्तियां हैं वो उत्तराखंड में उत्तराखंड की है, तो शायद बहुत बेहतर होता। हम भी कहते कि बड़े भाई की भूमिका में आदित्यनाथ जी ने एक योगदान दिया, लेकिन हरिद्वार में एक छोटा सा होटल उत्तराखंड को देके और एक विशाल बड़ी सी भूमि पर उत्तर प्रदेश का होटल बना करके वो हमको क्या दे गए? नहर पर कब्जा, काला डंग उस पर कब्जा, परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक नहीं किया। तो हम कोई आम व्यवस्था में मुख्यमंत्री के नाते उनका योगदान उत्तराखंड के लिए नहीं मानते, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग करें। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी प्रदेश में हर चुनाव के लिए तैयार है। संगठन मजबूती के साथ अपनी तैयारी पर है। आगामी उपचुनाव चंपावत के लिए 3 से 4 दिनों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मंथन बैठक रखी है और जिसके बाद आप अपनी प्लानिंग को आगामी चुनावों को लेकर बताएगी। उन्होंने कहा अभी सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर आगामी रणनीति और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। चंपावत चुनाव को लेकर जल्द ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेताओं और चंपावत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई है। अगले 3 से 4 दिनों में इस पर उपचुनाव पर, चंपावत उपचुनाव पर निर्णय ले लिया जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से पूरे हौसले के साथ प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको उपचुनाव को लेकर। हल्द्वानी में पुलिस ने विधानसभा सचिवालय और अन्य सरकारी सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियुक्त ने सरकारी नौकरी लगाए जाने के नाम पर लोगों से 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि रितेश पांडे के नाम खिलाफ रामनगर, ऊधम सिंह नगर, बाजपुर, रुद्रपुर थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 25 अप्रैल को मुखानी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 420 का रितेश पांडे के विरुद्ध, जिसमें वादी नवीन चंद जोशी हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के सापेक्ष इसने बताया था कि 4.5 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मेरे से लिए हैं और सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी के नाम पर लिए हैं। जो रितेश पांडे है इसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में भी और कोतवाली बल्ली ताल में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं 420 के। इससे पूछताछ में ये सामने आया कि इसने विभिन्न लोगों से 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ली गई है और इसके आगे इसकी जांच की जा रही है और इसके चेन में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको भी 120 बुई का मुलजिम बनाया जाएगा। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। इसमें मेरी पुलिस टीम काम कर रही है।
2 साल बाद कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद पहली बार देहरादून में ईद के मौके पर चहल पहल देखी गई और ईद की नमाज के लिए ईदगाह और मस्जिदों में अकीदतमंद जुटे। उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे के जीवन में मिठास घोलने की सभी की कामना की। ईद के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा और सुरक्षा के भी सभी इंतजाम किए गए। रमजान के पवित्र महीने में सुबह से ही लोग शहर के कई ईदगाहों मस्जिदों में सामूहिक नमाज के लिए पहुंचे। राजधानी देहरादून के चक्राता रोड स्थित ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इसके अलावा देहरादून के विभिन्न मस्जिदों में रोजेदारों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को अमन चैन की दुआ के साथ मुबारकबाद दी। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जामा मस्जिद में नमाज अदा की और मुल्क की तरक्की की और भाईचारगी के लिए दुआएं की। कैसा माहौल है आज देहरादून की मस्जिदों का और ईद के मौके पर क्या कुछ पैगाम दिया है शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद शहंशाह हुसैन नकवी ने, आइए आपको दिखाते हैं ANB न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। ईद का दिन है, आज मुसलमानों के इत्तेहाद का दिन है, मुसलमानों की मोहब्बत का है और न कि मुसलमान पूरी आलम इंसानियत की मोहब्बत का दिन है। ये दिन पूरी गहराइयों से मोहब्बत का पैगाम देता, इंसानियत का पैगाम देता है। खुदा करे कि सारा जहां का इंसान जो है एकजुट हो जाए, एक सोच हो जाए, एक भाईचारा कायम हो। हमारी यही उससे दुआ है, ख़ास तौर से हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान में हर इंसान के लिए, हर फ़िरक़े के लिए, हर मज़हब के लिए प्यार मोहब्बत में आज के दिन के सदक़े में सब इस मोहब्बत में डूब जाएं और कोई किसी किस्म का गिला शिकवा लोगों के जहनों में ना हो। आज ईद का दिन है सारे मुसलमानों को, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भाईचारे का दिन है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में सारा भाईचारा रहे और ये अमन का पैगाम है। हम अमन के हामी हैं। जो लोग गड़बड़ करते हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं, जो आतंकवादी है हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हमेशा हम देश फर्स्ट है, हम हमेशा इंडिया के साथ हैं ऑलवेज़। और हम अपनी तरफ से, अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने देशवासियों को ईद की भरपूर मुबारकबाद देते हैं। ईद का दिन सब भाइयों के लिए खुशी का दिन है और जो जैसे कि रोज़े रखते हैं 30 रोज़े रखे गए हैं, इसकी सबसे बड़ी खुशी ये है लोगों को और सबका एक भाईचारा मोहब्बत इसका संदेश दे रहे हैं कि सब खुशी से इस त्यौहार को मनाएं और खुशी से रहें, एक दूसरे से मेल मोहब्बत रखें। इसमें कोई मज़हब यही नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सबको मोहब्बत रखना चाहिए और यही हमारा संदेश है और सब मोहब्बत से रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में। ईद का मौका है, ये ईद 30 दिन रोज़ा रख के आती है। ये महीना फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस होता है और उसके बाद जब हम ईद मनाते हैं तो सारी दुनिया के लिए खुशी और मोहब्बत का पैगाम ये ईद देती है। इसमें नफ़रत का कहीं कोई मुकाम नहीं, हर एक को मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम व मिल्लत का हो। आज मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंटक कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया। इंटक कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस बैठक में प्रतिभाग किया। वहीं बैठक समापन के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारी विरोधी हैं। उत्तराखंड में सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रखे स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। संबद्ध सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, विचार विमर्श किया था। इंटक के स्थापना दिवस है, उसकी मैं बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही आज ईद जैसा पवित्र त्यौहार भी उसकी बधाई देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। आज इंटक की बैठक में यही चर्चा हो रही थी कि प्रदेश में कर्मचारियों का उत्पीड़न, समस्या पर समस्या हो रही। अभी हमारे हेल्थ वर्कर भी यहाँ पर आए जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को बदतमीजी की गई, जो अपनी न्याय की डिमांड है, जिन्होंने 2-2.5 साल कोरोना पीरियड में काम किया और उनको धक्के देकर निकाल दिया गया। अभी भी वैकेंसीज हैं। और अस्पताल की बात तो डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि सब कमीशन खो रही है, दवाएं नहीं मिल रही। शर्म की बात है कि एक डॉक्टर अस्पताल की व्यवस्था पर उंगली उठाता है। तो ये स्थिति है। जो रिक्रूटमेंट है, जो कर्मचारी यहाँ पर आए हैं
जिनको रेगुलर करने को हाई कोर्ट ने कहा समान कर समान वेतन दो, नहीं सरकार दे रही है। और हमारी बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। शर्म की बात है इससे बड़ी। आंगनबाड़ी आशाएं, भोजन माताएं, जो 40,000 रिक्त पद पड़े, उन रिक्त पदों को भरने की बात आ रही है। जो रोडवेज की प्रॉपर्टी संपत्ति उत्तराखंड के सामने सरेंडर किया, हम पुनर्विचार करने में मुख्यमंत्री 700 करोड़ की प्रॉपर्टी रोडवेज की है, आपने 125 करोड़ में छोड़ कर आ गए। आपने इरिगेशन की नहर सारी उत्तर प्रदेश को दे दी, आपने डैम इरिगेशन का गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश को दे दिया। आप केवल सरेंडर कर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूपी के साथ में। और यहाँ कर्मचारियों के मिनिमम वेज रोड टाइम बोनस आपने 300 करोड़ का खपला साइकिल और उसका मजदूरों का। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के श्रीनगर के स्वीत गांव की एक सैनिक परिवार ने भूमाफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार को स्वीत गांव में आशा रावत और लक्ष्मी रावत ने डीएम पौड़ी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने डीएम को बताया है कि क्षेत्र का एक भूमाफिया उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मामले की जांच को लेकर एसडीएम श्रीनगर को निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही मारपीट की घटना पर संबंधित थाना अध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। माफिया ने कब्जा कर रखा है। वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। और हमें तो इतनी परेशानी है। वो हमें मार पीट करने के लिए आता है और वो हमें बोलता है चारों तरफ उसने कैसरीन ज़मीन में तार के एंगल डाल रखे हैं। कैसरीन ज़मीन में उसने अपना गेट लगाया। गेट तो हमने उसने ताला लगा रखा था, हमने वो गेट तोड़ा, ताला तोड़ा हमने कि हमने अपने खेत में कैसे जाना है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है। उन्हें गांव वालों का रास्ता भी बंद कर रखा है। आपने अभी तक मैंने तो वहाँ पर पूरी तहसील में मैं रोज जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, मेरे पैरों में छाले निकल गए वहाँ जाते जाते। मैंने एक बार एसडीएम साहब से मैं रोई भी, कितनी रोई मैंने कहा सर हमारी मदद करो। वो बोल हम कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब बोल रहे हैं। एसडीएम साहब मौके पे भी आए, मौके पे भी उन्होंने बोला आपका रास्ता यहाँ नहीं है, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ बोल रहे हैं कि मैंने कहा सर अपनी गाड़ी को तस्मीन में उन्हें हमें अभी तक कुछ बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि परेशान हो जाएंगे। वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ होता रहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे सर। उसमें हमें इतना परेशान करता है। थाने वाले हमारी मदद नहीं करते कोई। थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम। ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं सुनता हमारी कोई भी। ये तो देखो मेरे पति तो इनकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये भी तो देखो हम उनके लिए एक खेत जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। तो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में एसडीएम को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर ले। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको 2 साल बाद मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में नमाज अदा की। इसको लेकर अकीदतमंदों ने खासा उत्साह दिखा है। देश भर की तरह हल्द्वानी में भी मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज पढ़ी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पूर्व राज्य मंत्री हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के आवास पर सर्वधर्म समभाव का नज़ारा देखने को मिला। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि ईद का त्यौहार पूरे शहर में अमन चैन के साथ मनाया गया। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि
सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अखस्सुल खवास अमन शांति और प्यार मोहब्बत भाईचारा उख़ुव्वत और हमदर्दी बनी रहे और उख़ुव्वत और हमदर्दी के साथ भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल मोहब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की। ईद का एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों में माना जाता है और 30 रोज़ों के बाद जो ईद मनाई जाती है उसका अपना अलग एक महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सभी धर्मों के लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं, मिलते हैं और इनके त्योहारों में हम लोग भी जाते हैं। तो हमारा तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपसी भाईचारा लोगों का बना रहना चाहिए। जो एक कहावत है यहाँ के लिए कि आपसी भाईचारे का जो गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए। और हमारी यही दुआ भी है, आज मस्जिदों में भी यही दुआ हुई है कि आपसी भाईचारा बना रहे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे की दुख तकलीफ में और खुशी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। यही हम लोगों की दुआ भी और कोशिश भी यही है। तो हमने बताया आपको कि हर व्यक्ति यहाँ का हल्द्वानी एक ऐसी जगह है उत्तराखंड के अंदर, हर आदमी ये चाहता है कि आपसी भाईचारा हमारा बढ़े, आपस में मिलजुल कर सब लोग रहें और यही हमारे सब लोगों की कोशिश भी है। और यही वजह है कि कुछ असामाजिक तत्व सब जगह होते हैं, वो कई बार लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन यहाँ के समझदार लोगों ने, सूझबूझ वाले लोग हैं, सब लोगों ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और हमेशा यहाँ से बवाल को टालने की कोशिश की है। और हमें यही उम्मीद है कि हल्द्वानी जब तक है, जो कहना चाहिए क़यामत तक, यहाँ हमारी सोच यही है कि किसी तरह का। देखिए, जो देश में हालात चल रहे थे पहले कोविड के समय, 2 बार कोविड का भयंकर पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाली बीमारी देश को हिला के रख दिया। उसमें कोई त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब कुछ त्यौहार एक तरफ हो गए थे, इबादत तक बंद हो गई थी। और आज पहली बार अभी होली का त्यौहार निकला था, वो भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिलजुल करके बनाया। आज ईद का त्यौहार है। इस बीमारी से हम मुक्त होकर के देश को हमने बहुत बड़े उससे निकाला है, परेशानी से। आज देश में ईद का त्यौहार मना रहे हैं सारे लोग मिलजुल करके और एक अच्छा वो लग रहा है कि 2-3 साल के बाद पहली बार त्यौहार का मज़ा लगा और लोगों ने इसका आनंद लिया। मैं सारे देशवासियों को इसकी बधाई देता हूँ और प्रदेशवासियों को भी। और इसमें मैं एक अपना निवेदन भी करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सुरक्षित रहें और कोविड से जिस तरीके से हम निकले हैं और आज देश तरक्की करे। जो देश हमारा पीछे हो गया है 3 साल, त्यौहार तो पीछे हुए देश भी पीछे हो गया, उस देश को हमें आगे करना है। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस बीमारी से मुक्ति मिले और किसी तरीके की कोई हमारे देश में ऐसी आफत ना आए, सब सुरक्षित रहें। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। डोभाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण यात्रा मार्गों पर व्यवसाय करने वाले लोग घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि होटल स्वामी, वाहन चालकों समेत सभी रोजगार प्रभावित हुए हैं और जिसको लेकर इस वर्ष की यात्रा के लिए तीर्थयात्री और व्यवसायी अपनी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि यात्रा से रोजी रोटी जुटाने वाले लोगों के भी खिलाफ है। फिलहाल यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिला प्रशासन मुस्तैद है। तो मेरा यमुनोत्री आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आप लोग की यात्रा यहाँ पर सुगम रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। जो 4000 का माननीय पर्यटन मंत्री जी का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में मेरी शासन प्रशासन से बात हुई है और सबका कहना यह है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कि जो भी यात्री आएंगे उनको पूरा दर्शन करा के ही वो लोग होंगे। और यात्रा के लिए पूरा शासन प्रशासन चाक चौबंद है। यात्री निष्कोच होके उत्तराखंड आए और यमुनोत्री पूरे 4 धाम आए और उनकी यात्रा के लिए पूरा शासन प्रशासन और स्थानीय नागरिक तैयार।
बाजपुर का बहुचर्चित गोलीकांड ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस कांग्रेस नेता अविनाश शर्मा को मुख्य आरोपी मानकर भगोड़ा घोषित करने में जुट गए हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे एक तरफा कार्रवाई बता रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में कांग्रेसी एसडीएम कोर्ट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अविनाश को राजनीतिक दबाव के चलते फर्जी फंसाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करी जा रही है। 302 के मुलजिम थाने में बैठ के अपने घरों को जा रहे हैं और जो जिनका ख़त्म हुआ उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, अविनाश शर्मा को जिस तरीके का गैंगस्टर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है पुलिस प्रशासन, मैं पुलिस प्रशासन से ये बताना चाहूँगा कि अभी 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उन्हें सारे मामलों में क्लीन चिट भी दी थी और जितने पुराने मामले थे कोर्ट से सब उनके बरी हो रखे हैं। तो एक पक्षीय कार्रवाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, भले ही इसके लिए हमें किसी तक का आंदोलन करना पड़े। पुलिस दोनों तरफ की न्याय संगत कार्रवाई करे। कांग्रेस पक्ष जो है, जो वारदात है, इनकी बात भी सुने और जो 302 के मुलजिम है उन पे भी उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बाजपुर के इतिहास में ऐसी एक तरफा कार्रवाई मैं तो देख ही रहा हूँ। जो बुजुर्ग यहाँ पे बाजपुर में पिछले 50 साल, 60 साल, 70 सालों से हैं, वो भी एक तरफा पहली बार ऐसी एक पक्षीय कार्रवाई देख रहे हैं। प्रशासन का इतना गंदा रवैया, बुलडोजर लेके घर पे पहुंचना, धमकी देना, 302 के मुलजिमों को थाने से उनके घर भेज देना, ऐसा एक तरफा रवैया बाजपुर के इतिहास में पहली बार देखने को। क्योंकि सच्चाई सबसे ज़्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस पंचायत में था। करम सिंह पड्डा थे, मेजर सिंह थे, सरताज उलख थे। उसमें खाली लेन देनदारी थी इनकी, नेत्रपाल की और एजेंटू हमारे छोटे प्रमुख की। और जो पंचायत ये कह के निपटी की भी ठीक है, इसमें मुझे दोबारा विचार करने दीजिए, पैसा दूंगा। अविनाश शर्मा द्वारा ही जो दिलीप शर्मा के घर पंचायत हुई थी इससे पहले, उसमें तय हुआ था कि रुपया उसको ना देकर टिंकू को, ये पैसा हम आपको सीधा दे देंगे 1.5 करोड़। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो ये दिखा रहे हैं गैंगस्टर और जो शासन प्रशासन कह रहे हैं कि इस पर फरोती की बात है, ये सरासर पूरा उत्तराखंड नहीं, बाजपुर की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है। सच्चाई यही है, गैंगस्टर तो उस पर लगती है जो क्रिमिनल लोग हों। ये तो पंचायत थी। और दूसरी बात, हर एफआईआर लॉज हो चुकी है, उसमें कुछ आवाज भी सरेंडर हो चुके हैं। और अफसोस इस बात का है कि जब दूसरी पार्टी को 302 लगाई गई है तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं तो ये भी कहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब, डीआईजी, एसएसपी साहब कहना चाहूँगा कि माहौल ना बिगड़े और जो लोग हुए वो सरेंडर हो जाएंगे। ये न्याय का मामला है, ये न्याय में तय होगा। न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि अगर ये ज़्यादा बात बढ़ती है, इसमें यहाँ के विधायक पक्ष के नेता हमारे जसपाल आर्य जी, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें, उनकी वार्तालाप हो भी चुकी है अधिकारियों से। तो ये ना हो कि फिर यहाँ पर आर्य जी से लेकर, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर पूरे उत्तराखंड के जितने विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे। मेरा अनुरोध है एसपी साहब से कि एक तरफा कार्रवाई ना करी जाए, दोनों पक्षों की सुनी जाए और न्याय संगत जो है वो कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो फिर दोनों के खिलाफ बराबर ही कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई करके बाजपुर के माहौल को, उधम सिंह नगर के माहौल को खराब करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा और इसमें शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।